क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एंड नोट कर लोगे तो आप लोगों का पूरा बोर्ड एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। जैसे जो मैग्नीशियम एक धातु है, अब वो जब वायु में जलता है तो वो मतलब कौन सा परिवर्तन है, लाइक एस भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या ऊष्मागतिकी का परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप जानते हो तब तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो तो इसका मतलब आपने पहला ही चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है। ये पहले ही चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से है और इसका जो सही आंसर होगा ना वो है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है, वो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन जरूर बताना। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने आप लोगों को साइंस एक चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक पढ़ा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, प्लेलिस्ट भी बन चुका है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न देखो कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। चैप्टर नंबर 2 से है, एसिड बेस एंड सॉल्ट से। तो यहां लिखा हुआ है अपच, जैसे जब अपच हो जाता है, ठीक है, का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ए नंबर है आपका एंटीबायोटिक, बी नंबर है एंटासिड या फिर डी सी नंबर है एनाल्जेसिक, ठीक है, एंड डी नंबर है एंटीसेटिक। अब भाई अगर आप लोग जानते हो तब तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा। कह रहा हूं नोट बना लो, नोट्स कर लो जो जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो वो है एंटीसिड। एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है जब अपच का उपचार करने के लिए इसी औषधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अगर आप इसे जानते हो तो अच्छी बात है। देखो यहां लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। अब अम्ल में से वही जो धातु है वो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगी जो हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित है। ठीक है, जो नीचे स्थित हैं वो हाइड्रोजन में से मतलब अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगी। और अगर आपने सक्रियता श्रेणी नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब आपने अच्छे से तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ आपकी चार ऑप्शंस हैं। ए है Fe यानी कि फेरस, यहाँ जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है। तो वैसे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ जो होता है ये ऊपर स्थित होता है, Zn भी ऊपर स्थित होता है, जिंक भी, एंड यहाँ अगर Mg की बात की जाए मैग्नीशियम भी ऊपर स्थित रहता है, लेकिन कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे स्थित रहता है। इसलिए ये जो भाई साहब हैं ये हाइड्रोजन यानी कि अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको ये समझ में आया, जो इसमें चारों में कॉपर है वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखो, समझो। देखो लिखा हुआ है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। जो एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। एसिटिक अम्ल का फार्मूला आप लोग जानते ही हो, अगर नहीं जानते हो तो समझ लो। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है CH3COOS। लेकिन अगर अम्लीय परमाणु की बात की जाए तो यहाँ ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। लेकिन ये तो आपका एल्किल समूह है, ठीक है, बट बचा ये, तो ये आपका जो है यही एक हाइड्रोजन परमाणु है। एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ओनली 1 होती है। तो ये याद रखना, एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओनली 1 होती है। इतना आप याद रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 5वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है CH3COCH3 का IUPAC नेम होगा। सबसे पहले आप ये समझो किस समूह का है, तो ये कीटोन समूह का है। एंड इसमें कितने आपके कार्बन है, तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, लेकिन इसमें ओन जोड़ा जाएगा यानी कि प्रोपेनोन होगा। ठीक है, तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए ऐसे, अगर आपको मतलब IUPAC नेम लिखना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है IUPAC नेम, आप सर्च कर लो IUPAC नेम बाय श्रवण लेक्चर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो वो है प्रोपेनोन। मैंने बताया है कि प्रोपेनोन क्योंकि ये कीटोन समूह से है इसलिए इसका 3 कार्बन की संख्या है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्रोपेनोन। ठीक है,
समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? ए संक्रमण तत्व, बी धातु, सी अधातु एंड डी उपधातु। तो आप लोगों को अगर बताया जाए तो डी ब्लॉक यानी कि आवर्त सारणी में आपने 3 ब्लॉक पढ़ा है, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक में डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं वो होते हैं संक्रमण तत्व। क्या होते हैं? संक्रमण तत्व। ठीक है, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संक्रमण तत्व। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जठर रस निकलता है, जो जठर रस है वो कहां से निकलता है? ए है अग्नाशय से, बी है अमाशय से एंड सी है क्षुद्राणु से एंड डी है यकृत भित्ति से। यानी कि अग्नाशय भित्ति से, अमाशय भित्ति से, क्षुद्राणु भित्ति से एंड यकृत भित्ति से। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये जो है भाई जठर रस कहाँ से निकलता है, तो अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। वैसे अगर आप लोग याद करना चाहते हो तो तुरंत याद कर लो, नोट कर लो। इसका सही आंसर होगा अमाशय भित्ति से। किस भित्ति से? अमाशय भित्ति से। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, एंड अगला है वृक्क बना होता है। जो वृक्क होता है यानी कि जो उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क, और वृक्क जो होता है वो किससे बना होता है ये आपको बताना है। तो अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके पास 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ, 4 ऑप्शंस में से आप लोग बताओ। वैसे जानते होंगे, पहले चैप्टर है बायोलॉजी का। मूत्र वाहिनी से, नेफ्रॉन से, शुक्र जन नलिका से एंड इनमें से कोई नहीं। तो ये भाई साहब तो है नहीं कि इनमें से कोई नहीं, किसी न किसी से बना हुआ है। एंड ये देखो मूत्र वाहिनी से नहीं बनता, मूत्र वाहिनी से नहीं बनता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन, तो शुक्र जन नलिकाओं के द्वारा भी नहीं बनता। जो ये है ना, ये बनता है नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, लाइक ये लगभग बता दें तो 8 से 12 लाख महीन लंबी कुंडलित होती हैं नेफ्रॉन। 8 से 12 लाख महीन कुंडलित होती हैं एक दूसरे में। तो यहाँ नेफ्रॉन से बना होता है वृक्क। ठीक है, समझ में आ गया? हर एक क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, नोट करके ही पढ़ना है, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, तो आप लोग भी बहुत अच्छे नंबर अचीव कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सबका अच्छे से नोट्स बना लो, क्या बहुत ज़्यादा वो है नहीं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर जनन तंत्र से संबंधित ग्रंथि है। जो नर जनन तंत्र है उससे संबंधित ग्रंथि कौन सी है? यहाँ आपके पास ऑप्शन है, ए प्रोस्टेट ग्रंथि, बी एंड्रिनल ग्रंथि, सी श्वेत ग्रंथि एंड डी एपिडिडाइमिस ग्रंथि। ठीक है, एपिडिडाइमिस ग्रंथि। तो यहां अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हमेशा याद रखना जो नर जननांग से पूछा गया है तो वो जो संबंधित है ना वो है भाई प्रोस्टेट ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, ये आपका सही है और ये सारे आपके भैया गलत हैं। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है वो नर जनन अंग से संबंधित होता है। तो यहां से आपको समझ में आया कौन सी ग्रंथि है जो नर जननांग से संबंधित होती है। यहां से 9 क्वेश्चंस तो आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन से हम आप लोगों को बता रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक कौन है? अगर आप ये नहीं जानते हो तो भाई देखो, अनुवांशिकी का जनक एक प्रकार से जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा भी गया है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 4 ऑप्शंस हैं, डार्विन है और हुइगो डी व्रिज हैं एंड ग्रेगर जैन मेंडल हैं एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए तो अनुवांशिकता के जनक जो है ना वो हैं ग्रेगर जैन मेंडल, क्योंकि इन्होंने ही 3 नियम दिए थे अनुवांशिकता के। नंबर फर्स्ट क्या है? एक तो था पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिगमन का नियम एंड प्रभाविता का नियम। 3 नियम दिए थे और वो तीनों नियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी पढ़ा भी दिया गया है। तो आप लोग नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, क्योंकि हर एक चीज़ पढ़ाया गया है फुल चैप्टर इन 1 वीडियो में। अगला क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। देखो आपका एक होता है संकर क्रॉस, एक होता है द्विसंकर संकरण। ठीक है, यानी कि एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। तो ये दोनों पढ़ाया गया है फुल चैप्टर इन 1 वीडियो में, अनुवांशिकता जो विकास में। तो ये दोनों अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। और इनका सबसे ज्यादा अनुपात पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अनुपात लाइक इसमें कितने लंबे हैं, कितने बौने हैं, ये सारी चीजें पूछा जाता है।
तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और यहाँ अगर इसका सही आंसर है तो पहले मैं 4 ऑप्शन हैं, ए है 3:1 एंड बी है 1:2:1 एंड सी है जो 2:1:1:2 यानी कि 2:1:1:2 एंड या फिर डी है 9:3:3:1। लाइक आप कुछ भी कह सकते हो, अनुपात कह सकते हो, रेशियो कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ अगर बताया जाए तो ये वाला आपका सही है भैया, 1:2:2:1 यानी कि 1:2:2:1 यानी कि 1:2:1 ठीक है, ये आपका सही है। और हमेशा याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फिजिक्स के पहले चैप्टर में आगे देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, अगर आपको नहीं पता तो भैया न्यूमेरिकल में काफी बार पूछा गया, ये मतलब सूत्र लगाया जाता है, लाइक सूत्र इसका मान रखा जाता है न्यूमेरिकल्स में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो अगर आपको निर्वात में प्रकाश की चाल नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग समझ लो। ए है 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड एंड वी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड एंड सी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड एंड डी है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या है वो तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी फिजिक्स, तो पढ़ लो क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो उसका सही आंसर निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य प्रास होता है, जो प्रकाश है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लगभग कहां से कहां तक होता है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, वी है 3000 से 4500 एंगस्ट्रॉम, सी है 3500 से 5500 एंगस्ट्रॉम एंड डी है 5000 से 9000 एंगस्ट्रॉम। तो अब लगभग आप लोगों को बता दिया जाए तो वो जो आपका सही आंसर है वो है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम लगभग होता है, ठीक है। ये होता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का प्रास। ओके, समझ में आया। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ क्या रहा है कि मानव यानी कि मानव के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। अगर मानव का जो आंख है यानी कि नेत्र है वो बिल्कुल स्वस्थ है तो वो प्रतिबिंब उनकी आंख में कहाँ बनेगा, रेटिना पर या रेटिना के पीछे या रेटिना के आगे या अनंत पर। लेकिन अगर ऐसे आंख है और इसमें कोई भी दोष नहीं है, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कोई भी दोष नहीं है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वो किसी वस्तु को देखता है तो उसकी आंख में कहाँ बनता है, हमेशा याद रखना अगर स्वस्थ मनुष्य है उसकी आंख भी स्वस्थ है तो हमेशा रेटिना पर ही बनेगा, रेटिना पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और यहाँ से आपका 14 नंबर तक डिस्कस कर लिया गया एंड आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते भी हैं, जैसा मैंने लिया है वैसे ही क्वेश्चंस आते भी हैं। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। विद्युत धारा आपने नाम सुना होगा विद्युत धारा का, ठीक है। तो यहाँ है ए कूलाम, बी एम्पियर, सी जूल, डी ओम। यहाँ चारों को मैं आपको बता देता हूं कि कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। अगर आपसे कहे कि आवेश का एसआई मात्रक तो आपको कूलाम बताना है। एम्पियर, ये जो एम्पियर आप देख रहे हो ये है विद्युत धारा का मात्रक। मैं चारों को बता देता हूं, ये है आवेश का मात्रक, ये है धारा का मात्रक और ये जूल जो है ना, ये जूल हाँ ऊर्जा का मात्रक है। एंड ये प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कूलाम, एम्पियर और ओम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ ओम 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 ओम प्रतिरोध के तार 1.5 ओम है, हाँ 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तारों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बच्चा पार्टी आपको एक फॉर्मूला बताया था V बराबर आई आर, और V बराबर आई यानी कि V यानी कि विभवांतर ज्ञात करना है, I का मान रख लो 1.5 एंड वही सेम है प्रतिरोध 1.5। तो यहाँ अगर आप गुणा करोगे तो आपका आएगा 2.25, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 2.25 आपका सही आंसर हो जाएगा। जहां भी लिखा हो आप सही का निशान लगा दो, 2.25 ये देखना, ये ना लगा देना 22 वाला, ठीक है। तो ये 2.25 वोल्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ अगला है, यहाँ देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा है, तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी है वेबर प्रति मीटर एंड सी है वेबर एंड डी है कोई नहीं। चलो फिर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, और भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत सारे कुछ वीडियोस बन चुके हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव का, लॉन्ग क्वेश्चन का, लघुत्तरीय प्रश्नों का एंड शॉर्ट क्वेश्चन का, सबका। तो यहाँ जीवाश्म ईंधन जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जब जीवाश्म ईंधन जलता है तब कौन सी गैस निकलती है? यहाँ देखो NO2, O2, SO2 एंड CO2। तो अगर आपको जीवाश्म ईंधन की बात की जाए तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ से मैंने आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं उन सबको नोट कर लो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने 18 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और इसके लिखने में मुझे 3 से 4 घंटे लगे थे। और अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कई दिन से सर्च किया, फिर मुझे मिला आपके बोर्ड एग्जाम में, कई सारे पेपर, मॉडल पेपर देखा, तो मुझे ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न आप ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ताजे दूध के पीएच मान 6 है, मतलब जब ताजा दूध होता है तो उसका पीएच मान जो होता है वो 6 होता है, लेकिन दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? उत्तर दीजिए। मैं आपको एक बार समझा देता हूं दूसरे तरीके से। एक होता है दूध और एक होता है दही। ठीक है, दूध से दही बनता है, बट एक बात आप याद रखो, ये कैसा होता है? थोड़ा मीठा होता है, और ये तो भैया बिल्कुल खट्टा होता है। अब अगर आप लोग सोचो, अगर खट्टापन आ गया तो मतलब अम्ल की मात्रा आ गई, और अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, मतलब कम हो जाएगा। एक बात रखना, मीठा से खट्टा हो जाना यानी कि अम्ल में कमी होना, मतलब सॉरी पीएच मान में कमी होना, पीएच मान में कमी होना, क्योंकि पीएच मान में अगर जितनी कमी होगी उतना ज्यादा उसका खट्टापन बढ़ता चला जाएगा। इतना याद रखना, थोड़ा सा माइंड अपना ग्रो करो और सोचो, अगर हम अम्ल का पीएच मान 2 है तो वो बहुत ज्यादा खट्टा होगा, उसे हम खा नहीं सकते जल्दी। ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब अभी आपको समझा दूंगा यहां से। चलो, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, ये आपको पता चल गया, परंतु दही बन जाने पर इसके पीएच मान में कमी होगी। मैंने बताया नहीं, कमी होगी। क्यों होगी ये तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। आपको पता है इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका खट्टापन बढ़ जाएगा। पहले थोड़ा मीठा था, फिर ये खट्टा हो गया अचानक, मतलब दही बन गया तो खट्टा हो गया, तो खट्टा हो गया तो इसका मतलब इसका पीएच मान जो है वो कम हो गया। ठीक है, एंड इसकी जांच हम इस तथ्य पर कर सकते हैं कि ताजा दूध मीठा होता है परंतु खट्टा होता है। कौन? दही खट्टा होता है। दही खट्टा होता है, ताजा दूध मीठा होता है। अगर मीठा चीज है तो उसका पीएच मान ज्यादा होगा, और अगर खट्टा है तो उसका पीएच मान 7 से कम, यानी कि लगभग 5 के करीब, 4 के करीब ऐसे होंगे। खट्टा होगा तो ज्यादा। तो यहां को ये समझ में आ गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो जरूर याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जितना अच्छा आप लिखोगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। देखो, यहां लिखा हुआ है धमनी और सिरा में अंतर। ये क्वेश्चन अंतर वाला, एक तो डीएनए आरएनए में अंतर आता है, एक धमनी तथा सिरा में अंतर आता है, और एक लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर आता है, और एक स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर आता है। मैं आपको बता दूं, इतने अंतर आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट अंतर की बात करूंगा। आपको पता चल गया कितने सारे इंपॉर्टेंट अंतर है, डिफरेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे धमनी तथा सिरा में अंतर। तो सबसे पहले आप धमनी एक तरफ हेडिंग डाल दो, फिर इसके लेकर एक बढ़िया सा लाइन खींचो, फिर सिरा हेडिंग डाल दो। धमनी और सिरा आप हेडिंग डालने के बाद एक एक पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट, इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। जो धमनी होता है इसमें रुधिर जो होता है हृदय से अंगों की ओर बहता है, मतलब हृदय से आता है और अंगों की ओर बहता है। लेकिन सिरा में क्या होता है? इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। उल्टा है, डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको अपोजिट समझना है। इसमें क्या होता है? रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है, इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। एक को याद करो, उसका उल्टा करके दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, आप धमनी पे ज्यादा फोकस करो तो आपका सिरा वैसे कंप्लीट हो जाएगा, इसमें हृदय से अंगों की ओर और इसमें अंगों से हृदय की ओर। बस इतना आपको डिफरेंस है, बस पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा, इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं और इसकी दीवारें अत्यधिक पतली व कम लचीली होती हैं। मैंने कहा है एक याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चला कि इसकी दीवारें जो होती हैं अत्यधिक मोटी होती हैं, तो इनकी दीवारें अत्यधिक पतली होती हैं। ये ज्यादा लचीली होती हैं, ये कम लचीली होती हैं। बस एक याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक पक्का हो गया। तो यहां आपको समझ में आया कि इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं और यहां पता चला इसकी दीवारें पतली तथा कम लचीली होती हैं। तीसरा, ये खाली होने पर नहीं पिचकती हैं और ये खाली होने पर पिचक जाती हैं। पिचकने का अर्थ है गुब्बारा जैसे खाली होने पर पिचक जाता है, लेकिन ये जो होती हैं, ये धमनी जो होता है, ये खाली होने पर नहीं पिचकती और ये क्या होती हैं, पिचक जाते हैं। सिरा जो होते हैं वो खाली होने पर पिचक जाते हैं। बस अगला देखो, इसका रंग जो होता है गुलाबी या चटक लाल होता है। किसका? धमनी का गुलाबी तथा चटक लाल होता है और इसके रंग जो होते हैं लाल या नीले बैगनी रंग का होता है। तो यहां से मैंने आपको चार डिफरेंस बता दिया, चार इसमें और चार से ज्यादा आते नहीं। और याद कर लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन चार से ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं लगभग। तो इसीलिए मैंने आपको 4 ही डिफरेंस डिस्कस किया है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अतलघुत्री का तीसरा क्वेश्चन कि लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों का नाम लिखो। लिंग संलग्नता ये कौन सा रोग है? ये बहुत भयानक रोग होता है, ठीक है। तो लिंग संलग्नता से संबंधित आप दोनों रोग समझ लो। नंबर 1 हीमोफीलिया, नंबर 2 वर्णांधता। हीमोफीलिया जब आपका कहीं भी आपके शरीर में कट जाए तो खून बहना बंद नहीं होता। वर्णांधता लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो वर्णांधता से रोग से पीड़ित होते हैं उसे रेलवे में भर्ती नहीं किया जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, छोटा मोटा जानकारी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं आपको बता देता हूं। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो, या नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो यहां उत्तर समझ लो कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। चाहे दूर वस्तु रखी हो चाहे नजदीक वस्तु रखी हो, उसको मतलब फोकसित कर लेता है, देख लेता है अच्छे से, तो नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। कितनी आपकी नेत्र की क्षमता है, यही चीज है देखने की, कितनी दूर तक आप देख सकते हो। बस यहां आपको समझ में आ गया। अब आओ हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आएगा। देखो हर एक चीज आपको समझ में आएगा। यहां देखो एक न्यूमेरिकल है और मैं आपको बता दूं, अगर आप सूत्र नहीं देखे हो क्लास 10 साइंस के फुल, तो आपको इसका सूत्र भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये सूत्र मैंने उसी में बताया है और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। यहां आपका यहां कुछ क्वेश्चन में और दिया है, साइन 49 डिग्री का मान दिया हुआ है 0.75 ये दिया हुआ है भाई, क्योंकि 49 डिग्री का मान हमें निकालना ना पड़े, बोर्ड एग्जाम में दिया रहता है ये सारी चीजें। तो फिर हम लोग इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। लिखा हुआ है एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखो प्रिज्म का कोण, यानी कि प्रिज्म का कोण को हम लोग दिया है, यानी कि ए, प्रिज्म का कोण को 60 डिग्री ए से डिनोट करते हैं। और फिर यहां दिया हुआ अल्पतम विचलन कोण यानी कि डेल एम दिया हुआ है 38 डिग्री और यहां हमें अपवर्तनांक यानी कि n की गणना करनी है। तो यहां अब आप लोग समझ लो n बराबर होता है साइन a प्लस डेल एम बटे 2, ठीक है। और फिर आपको नीचे दिया हुआ है साइन a बटे 2। अब यहां देखो भाई, अब आपको अपना टेक्निक लगाना है, जो दिया हुआ है उसे मान रख दो। a का मान है 60 डिग्री एंड प्लस इसका डेल एम का मान है 38 डिग्री एंड बटे 2, ठीक है। और यहां लिया हुआ है साइन a का मान है 60 डिग्री और इसका मान है कुछ नहीं 60 ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसमें भी कुछ नहीं है, ये दोनों जुड़ जाए, जैसे ये हैं और ये हैं, तो वैसे अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 एंड ये 8 हो गया एंड ये 9 हो गया। अगर आप इसे 2 से कट करोगे तो 2 चौका 2 नवैया यानी कि 49, ये साइन 49 डिग्री आएगा, ठीक है। इसे जोड़ लो फिर 2 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा। और ये आएगा साइन 30 डिग्री, क्योंकि इसे कट करोगे 30 होगा, ठीक है।
अब यहां आप इसीलिए साइन 49 का मान दे दिया गया है 0.75, ठीक है 0.75, एंड इसका मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2? अब 1/2 है तो बच्चा पार्टी इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.5। यही आपका आंसर आ जाएगा, यन का मान, यन का मान यही आ जाएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ है था नहीं, केवल ये सूत्र आप थोड़ा सा हाईलाइट करके याद कर लेना थोड़ा, और यहां तक कर लो ये। तो ये था आज का हमारा बहुत ज्यादा वीआईएमपी साइंस का क्वेश्चन है। साबुनीकरण की प्रक्रिया पूरा समझाना है, ठीक है। तो साबुनीकरण की प्रक्रिया आप कैसे समझाओगे ये तो आपको पता ही होगा। तो साबुनीकरण होता क्या है, एक रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा बड़ा है और इंपॉर्टेंट है साबुनीकरण में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघु त्रिय का, ठीक है। देखो साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। लिखा हुआ है उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। देखो अगर कहा जाए उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा जो पोटेशियम लवण है वही साबुन कहलाते हैं, लेकिन ये तेल और वसाओं के तनु NaOH तथा KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? ये तेल और वसाओं के तनु NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होता है। इसी क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। पूरी क्रिया आपको लिखना है साबुनीकरण की। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं और ये तेल और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। अगर आपसे साबुन पूछा जाए तो इतना, अगर साबुनीकरण पूछा जाए तो इतना बताना है। ओके, अब मैं एक रिएक्शन आप लोगों को समझा देता हूं इसी से रिलेटेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो रिएक्शन आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन भाई रिएक्शन इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा याद रहे आप लोगों को, कभी भी आप भूलो ना। जैसे आपसे रिएक्शन भी तो पूछा जा सकता है, तो रिएक्शन बड़ा है भाई, मैं ये बता देता हूं, हार्ड है, हार्ड जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो आओ हम लोग समझते हैं। देखो यहां आपको लिखना है CH2OCO C17H35। इसमें नहीं होगा, एक बड़ा पेज हमें लेना पड़ेगा, इस तरह से लेते हैं, ठीक है। ये देखो लिखा क्या है मैं आपको समझाता हूं, CH2OCO C17H35। अब समझना, CH2OCO C17H35। अब यहां केवल एक सिंगल बॉन्ड लगाओ, यहां एक दूसरे के। अब यहां केवल CH, यहां CH2 था, यहां केवल CH, फिर वही सीधा उतार दो, OCO C17H35। अब देखो वही चीज ऊपर वाला सेम नीचे ले लो, CH2OCO C17H35। मैंने कुछ किया नहीं है, ये इतना OCO C17H35 तीनों में है, केवल यहां CH2 है, यहां CH है, यहां CH2 है। देखो यहां ये सारी चीजें आपको समझा दिया। अब देखो, अब आपको यहां लेना है 3 NaOH, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स NaOH के, ठीक है। अब आपको यही मिलेगा साबुन। देखो यहां आपको करना क्या है, देखो यहां आपको CH2OH, यहां से आपको ये CH2 लेना है और यहां से एक OH लेना है। यहां 3 OH हैं और 3 अन्य हैं, तो यहां आपको फिर CH इसका लेना है, CH, और OH इसका लेना है, ठीक है। और फिर इसका CH2 लेना है और इसका OH लेना है। यहां से आपका ये चीजें और ये चीजें और यहां से OH खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, यहां आपका पूरा जो आया है वो साबुन ही बचेगा। 3C17H35 COONA। देखो ये आपका, यही आपका साबुन है, क्या है, या फिर साबुन है सीधा लिख दो, या फिर इसे कहा जाता है सोडियम एसीटेट, इस चीज को। और ये आपका ग्लिसरॉल है, जो कि सूत्र पढ़ा होगा, ग्लिसरॉल, और सही है। ये ट्राई एरिल है, देखो समझना, ये आपका ये ठीक है। अब ये आप लिख लो, फिर साबुन का सूत्र लगाकर आगे 3 लिख दो, बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो ये है साबुनीकरण। थोड़ा सा आपको मैं फिर से रिएक्शन समझा दूं। ये चीजें आपको CH2OCO C17H35, फिर यहाँ CH लिखना है OCO C17H35, फिर CH2OCO C17H35, फिर 3 NaOH का मॉलिक्यूल लेना है, फिर ये आपका बन जाएगा ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH, फिर यहाँ C17H35 COONA साबुन है और 3 मॉलिक्यूल साबुन का लगा दो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इतना ही आपको साबुनीकरण में करना है। साबुनीकरण का इतना ही प्रोसेस है बस, ठीक है।
तो यहां से आपको साबुनीकरण समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन समझाता हूं। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं इसे कह नहीं सकता कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपकी बायोलॉजी में अब की बार यही आने वाला है, 100% मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन, अगर आप देखना चाहते हो ना, मेरे पास एक बुक है लाइक एज, ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए देख लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लो भाई, ठीक है। ये मेरा बहुत पर्सनल बुक है जो मैंने बहुत पहले परचेज नहीं किया था, अभी जल्द ही परचेज किया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरूर याद कर लेना। देखो लिखा हुआ है, मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम की विवेचना कीजिए। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम की विवेचना कीजिए। तो मेंडल के अनुवांशिकता के 3 नियम थे, एक तो प्रभावीता का नियम, एक है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अभ्युमन का नियम। ये स्वतंत्र अभ्युमन का नियम। अब ये 3 नियम है, लेकिन ये तीनों नियम किसी को याद नहीं होता है। मैं ये कहता हूं ये तीनों नियम किसी को याद नहीं रहता, लेकिन आज के बाद अगर आप भूल जाओगे तो फिर बताना, भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं आखिर इनका नियम कैसा था। और हाँ, आप लोग भूल नहीं पाओगे, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो चलो हम एक एक को समझते हैं और आप लोग भूलने की कोशिश मत करना, लिखना, नोट्स करना। देखो पहला है प्रभावीता का नियम। देखो इसमें करना क्या है, जब प्रभावी लक्षण, जैसे मैंने ले लिया लंबा प्रभावी लक्षण है, जबकि बौना जो है वो अप्रभावी लक्षण है। यानी कि हम दोनों का संकरण साथ में कराते हैं। जितनी पॉइंट कह रहा हूं उसे देखो, सुनो और नोट बनाओ, ठीक है। लिखा हुआ है, जब प्रभावी लक्षण का जीन, जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन, जैसे एक प्रभावी लक्षण का जीन है, एक अप्रभावी लक्षण का जीन है, दोनों साथ में उपस्थित हो, मतलब दोनों एक साथ में हो, तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला नहीं। यहां कहने का अर्थ है, अगर लंबा प्रभावी लक्षण है तो लंबा वाला ही अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, बौना वाला अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर यहां एक प्रभावी को रख दिया जाए, एक अप्रभावी को रख दिया जाए, तो इन दोनों के बीच संकरण कराया जाए, तो जो लंबा यानी कि प्रभावी वाला लक्षण है वही जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। अभी मैं आपको संकरण के साथ समझाऊंगा, लेकिन आपको मैं समझा दूंगा। लिखा हुआ है, जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में उपस्थित हो, तो प्रभावी लक्षण वाला ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला नहीं। अब मैं आपको बताता हूं भाई, सब कुछ समझा दूं। अब आपको देखो, आपको लेना है शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। शुद्ध लंबा का होता है कैपिटल टी और इसका शुद्ध बौना का होता है स्मॉल टी। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। अब यहां से मैंने एक टी को यहां, देखो मैंने यहां क्या किया, एक टी मैंने इसका ले लिया और एक टी इसका। तो यहां एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, और अगर आगे कैपिटल टी लिखा हो तो वो पौधा जो होता है वो लंबा पौधा होता है। कौन सा पौधा होता है? लंबा पौधा। तो बताओ कौन सा लक्षण अपना प्रदर्शित किया? यही जो, मतलब ये प्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी यानी कि लंबा वाला प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो बताओ कौन सा अपना लक्षण प्रदर्शित किया? प्रभावी लक्षण वाला ना, लंबा वाला ही अपना लक्षण, देखो लंबा ही पौधा मिला। तो इसीलिए कहा जाता है, अगर प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ में उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। अब आपको अगर ना समझ में आए नोट्स कर लो, वैसे समझ में आ गया होगा। देखो दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम समझ लो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। लिखा हुआ है, पृथक्करण के नियमानुसार कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। जो कारक होता है अगर उसको युग्मक बनना है तो आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको समझना है, अगर कारक है और कारक को युग्मक बनना है, कारक को, यहां कारक है, कारक को अगर युग्मक बनना है तो आधा आधा पृथक होना पड़ेगा। तो कारक को युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं अपने संकरण से। तो लंबा है, बौना पौधा है। अब यहां कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है कारक। क्या है? कारक है। और मैंने कहा है कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं, तो ये युग्मक मैं बना रहा हूं। तो कारक युग्मक बनते समय तो ही आधे आधे पृथक होते हैं, तो मैं इसको युग्मक बना देता हूं। लाइक यहां देख लो, ये अब यहां देखो ये युग्मक बन रहे हैं, तो
तो ये आधा आधा पृथक हो गया, सॉरी ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है युग्मक। क्या है? युग्मक। अब मैंने कहा कि ये कारक जो है युग्मक बनते समय, देखो ये टी एक दो थे, लेकिन ये एक एक अलग अलग, ये अलग अलग, यानी कि यही मैंने कहा ये कारक जो है युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं। क्या दिक्कत है? समझ में आ गया होगा दोनों नियम। और तीसरा नियम क्या कहता है कि स्वतंत्र अभिमन का नियम। जब दो लक्षण का अर्थ है कि दो, ये तो एक है, लंबा बौना एक लक्षण है, लेकिन दो लक्षण आपके अलग होते हैं। लाइक जी मैंने लिया गोल पीला, और जैसे गोल है तो झुर्रीदार है, पीला है तो हरा। जैसे गोल प्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार अप्रभावी, और पीला जो प्रभावी है हरा अप्रभावी। तो जब दो लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षण के जीन युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं। वो तो अभी आपको बताया पृथक्करण के नियम में कि दोनों लक्षण के जो जीन हैं वो युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अभिमन का नियम कहते हैं। यहां कहने का अर्थ क्या है, मैंने ले लिया गोल और पीला, ये दोनों प्रभावी लक्षण हैं, और झुर्रीदार और हरा, तो मैंने यहां जो ये आपके प्रभावी लक्षण है और ये आपके अप्रभावी लक्षण है। अब कहने का अर्थ है कि अगर प्रभावी लक्षण तो दोनों कैपिटल में होंगे, यानी कि गोल को आर आर लिखा जाता है, कैपिटल आर, और इसको एलओ यानी कि वाई वाई। और अब अगर ये आपका आर आर है तो ये सब स्मॉल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसे कारक से युग्मक बनाना है तो यहां से एक आर ले लो, यहां से एक वाई ले लो। ठीक है, एक एक आएंगे, इसमें से एक वाई आएगा, एक आर आएगा, एक वाई, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये क्या है जानते हो, ये है गोल तथा पीला। यही देखो प्रभावी लक्षण वाला ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो यहां से आज होगा, और आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। जितना मैंने मेहनत किया है इस वीडियो में उतना ही ज्यादा आपको लाइक करके दिखाना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी से 3 लाख का परिवार हो जाए। और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है यार, नोट कर लेना, बहुत ज्यादा मेहनत करके बताया गया। ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, लघु उत्तरीय, प्रश्नार्थ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारे प्रश्न मैंने डिस्कस किए हैं क्योंकि सारी चीजें मेहनत करके की गई हैं। तो यहां से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।